बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के इस नए चैप्टर में आप सभी का स्वागत है। मैं हिमांशु कुमार मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल स्टूडेंट मित्र पर। आज हम लोग जानने वाले हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के स्टोरीज के बारे में। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जिसमें हम लोग जानेंगे कि किस तरीके से क्लासिफिकेशन की शुरुआत हुई और कौन कौन से वैज्ञानिक इस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में अपना योगदान दिया, जैसे एरिस्टो, लिनियस, कॉपलैंड एंड रेसविटकर। तो गाइस शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। लेट्स बिगिन विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। तो गाइस इस वीडियो में हम लोग जानेंगे हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में, जिसमें हम लोग जानेंगे 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में और 3 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में और 4 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में, और साथ ही साथ हम लोग जानेंगे 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में। साथ ही साथ हम इस वीडियो में जानेंगे कि इन सभी किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन को किसने दिया था। सबसे पहले हम लोग 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में जानेंगे, फिर उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे 3 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में। तो 2 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। लेट्स बिगिन। इस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले हमको बहुत पीछे जाना पड़ेगा। यह तब का समय है जब मानव सभ्यता का आरंभ हुआ था। जब मानव धरती पे आए और मानव सभ्यता का आरंभ हुआ तो उस वक्त उन्होंने जीवों को क्लासिफाई करना शुरू कर दिया था। तो वही इसमें लिखा गया है, सिंस द डाउन ऑफ सिविलाइजेशन देयर हैव बीन मेनी अटेम्प्ट्स टू क्लासिफाई लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी कि मानव सभ्यता का जब आरंभ हुआ तो सजीव प्राणियों को उन्होंने बांटना शुरू कर दिया था। शुरुआत में मानव ने जीवों को इस तरीके से विभाजित किया कि जो उनके लिए उपयोगी होते थे उसको एक श्रेणी में रखते थे और जो उनके लिए अनुपयोगी थे उनको एक श्रेणी में रखते थे। यानी कि कहने का मतलब ये होता है कि उन्होंने क्लासिफाई इस बेसिस पे किया कि कौन उनके लिए यूजफुल है और कौन उनके लिए यूजलेस है। तो वही इसमें लिखा गया है, इट वॉज डन इंस्टिंक्टिवली नॉट यूजिंग क्राइटेरिया दैट वर साइंटिफिक बट बोरन आउट ऑफ अ नीड टू यूज organisms for our own use for food, shelter and clothing। कहने का मतलब ये होता है कि शुरुआत में जब सोचो अगर मानव धरती पे आए होंगे तो वो सबसे पहले जीवों को जब देखे होंगे, मान लो कोई शेर है, अगर उसके पास गए होंगे तो वो तो उन्हें मार के खा लिया होगा, और वहीं अगर गाय के पास गए होंगे तो वही उसको दूध दिया होगा, मांस दिया होगा। तो इस तरीके से उन्होंने ये बुद्धि लगा के समझा कि ये मतलब शेर को देखने के बाद वो डर जाते थे और ये जान गए कि ये हमारे लिए यूजलेस है। वहीं अगर वो गाय के पास जाते थे तो उसको देखने के बाद वो जान जाते थे ये हमें मांस देगा, दूध देगा, तो वह उसके लिए यूजलेस था, यूजफुल था। तो इस तरीके से उन्होंने क्लासिफाई किया। चलो जो मान लेते हैं कि शुरुआत में मानव ने बिना किसी साइंटिफिक क्राइटेरिया के जीवों को क्लासिफाई कर दिया, तो अब बात आती है कि सबसे पहले साइंटिफिक क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग जीवों को क्लासिफाई किसने किया था। ऐसे महान वैज्ञानिक कौन थे जिन्होंने सर्वप्रथम जीवों को साइंटिफिक क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया। तो वही इसका पहला क्वेश्चन है, हु वाज फर्स्ट टाइम यूज साइंटिफिक क्राइटेरिया फॉर द क्लासिफिकेशन। तो आपका आंसर है एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ने सर्वप्रथम जीवों को साइंटिफिक क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया था। एरिस्टोटल वही है जिन्होंने फादर ऑफ बायोलॉजी का ताज अपने सर पे रखा हुआ है, और साथ ही साथ ये इनको फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाता है। तो इसमें लिखा गया है, एरिस्टोटल वाज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट अ मोर साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन। यानी कि सर्वप्रथम इन्होंने ही साइंटिफिक क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन किया था। अब बात आती है कि अरस्तु ने किस तरीके से जानवरों और पौधों को वर्गीकृत किया। एक्चुअली उन्होंने क्या किया कि एनिमल्स को देखा, एनिमल्स को उन्होंने ऐसे डिवाइड किया कि जिनके अंदर रेड ब्लड होता है उनको एक साइड किया, और जिनके अंदर रेड ब्लड नहीं होता उनको दूसरी साइड करके क्लासिफाई किया। यानी कि इन्होंने रेड ब्लड के अकॉर्डिंग एनिमल्स को क्लासिफाई किया। तो बात ये आती है, बेसिकली अरस्तु ने ज़्यादा कुछ नहीं किया था। उन्होंने क्या किया कि कुछ ऐसे जानवरों का सिलेक्शन किया जिनके अंदर हमको रेड ब्लड देखने को मिलते हैं, एज लाइक लायन हो गया।
लायन को अगर हम लोग देखें तो उसके अंदर हमको क्या देखने को मिलता है, रेड ब्लड उपस्थित होता है, एज लाइक ह्यूमन बींग्स हो गए। और फिर उसके बाद तमाम तरीके के ऐसे जंतु होते हैं जिनके अंदर हमको रेड ब्लड देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस तरीके से अरस्तु ने जानवरों को क्लासीफाई करना शुरू कर दिया था। अगर आप थोड़ा सा सोचें कि अरस्तु ने जब सर्वप्रथम जीवों को क्लासीफाई कर रहे होंगे तो उन्होंने बहुत सारे जीवों को देखा होगा। तो जब बहुत सारे जीवों को उन्होंने देखा होगा तो उन्होंने कुछ ऐसे क्लासीफाई जब कर रहे थे कि रेड ब्लड और किसमें रेड ब्लड नहीं पाया जाता, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग वो क्लासीफाई कर रहे थे। तो मैंने आप सभी को दो एग्जांपल्स दिए हैं। एक एग्जांपल्स है रेड ब्लड का। रेड ब्लड में एनिमल्स में हमने दिखाया है लायन को, लायन जिसके अंदर हमको रेड ब्लड देखने को मिलता है। वहीं दूसरी ओर मैंने आप सभी को एक काकरोच दिखाया है, काकरोच जिसके अंदर हमको रेड ब्लड देखने को नहीं मिलता, ठीक है। तो इसके अंदर हमको अगर रेड ब्लड देखने को नहीं मिलता तो इसके अंदर हमको कौन सा ब्लड देखने को मिलता है, इसको खोजने के लिए मैंने बहुत सारी कोशिशें की थी। और तब जाके अंत में मुझे पता चला कि जो कॉकरोच है उसके अंदर हमको वाइट ब्लड देखने को मिलता है। फिलहाल हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले पार्ट की ओर। तो बेसिकली हमने ये जान लिया कि अरस्तु ने जानवरों को दो तरीके से क्लासिफाई किया था, जिसमें उन्होंने ये बताया कि एक जानवर ऐसे होते हैं जो कि रेड ब्लड से युक्त होते हैं और एक ऐसे होते हैं जिनमें रेड ब्लड देखने को हमको नहीं मिलता है, ठीक है। तो अब हम लोग ये जानेंगे कि अरस्तु ने पौधों को कैसे क्लासिफाई किया था, ठीक है। तो इसमें लिखा गया है ही यूज्ड सिंपल मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स टू क्लासिफाई प्लांट्स इनटू ट्रीज, सर्व एंड हर्ब। बेसिकली उन्होंने प्लांट को 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया था, वो भी उसको देखने के बाद, यानी कि उसकी आकार को देखने के बाद प्लांट को क्लासिफाई किया था। तो 3 तरीके कौन कौन से हैं, वो हैं ट्रीज, सर्व्स एंड हर्ब्स। अच्छा सोचो कि सर्वप्रथम उन्होंने जब पौधों को क्लासिफाई किया होगा तो कैसे किया होगा। उन्होंने अपने आसपास देखा कि कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो छोटे छोटे होते हैं, एज लाइक क्या हो गया कि कोरिएंडर हो गया, मिंट हो गए, धनिया पुदीना यार। तो इन्होंने जब इसको देखा तो इसको उन्होंने हर्ब के अंदर उन्होंने इसको रख दिया, ठीक है। फिर उन्होंने अपने आसपास देखा तो कुछ झाड़ियों के जैसे होते हैं, इन झाड़ियों को उन्होंने सर्प के अंतर्गत रख दिया। और जो बड़े बड़े पौधे होते हैं उन्होंने उसको ट्रीज में रख दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो चलो अच्छा देखते हैं अच्छे से। प्लांट को उन्होंने 3 टाइप्स में क्लासिफाई किया। पहला सर्ब था, दूसरा हर्ब था और तीसरा क्या था, ट्री था, ठीक है। बेसिकली उन्होंने सर्ब ऐसे होते हैं जो कि झाड़ियों जैसे होते हैं, झाड़ियों को उन्होंने किसके अंदर रखा, सर्ब के अंदर। और फिर उसके बाद जैसे धनिया हो गया, पुदीना हो गया, ठीक है, और गाजर का जो पत्ता होता है, ठीक है, तो इसको उन्होंने हर्ब के अंदर रखा। और बाकी जो बड़े बड़े पौधे होते हैं, आम के हो गए, तो ऐसे पौधों को उन्होंने ट्री के अंदर रख दिया। तो सिंपली उन्होंने प्लांट को मार्फोलॉजी के अकॉर्डिंग क्लासिफाई कर दिया था, ठीक है। मार्फोलॉजी यानी आकार की, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने पौधों को अच्छे से क्लासिफाई कर दिया था कि एनिमल्स को रेड ब्लड के आधार पर और पौधों को उनके मार्फोलॉजी के आधार पर क्लासिफाई कर दिया था। यानी कि अरस्तु ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने सर्वप्रथम जीवों को और पौधों को साइंटिफिक क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया था, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट पे। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अरस्तु के गुजर जाने के 1000 सालों तक लोग इन्हीं की बातों पे विश्वास करते चले आ रहे थे। यहाँ तक कि लीनियस का जब समय था तो तब पर भी यही टू किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन चल रहा था। बेसिकली हम लोग जैसा कि देख रहे हैं कि इन लीनियस टाइम अ 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन विद प्लांटी एंड एनिमेलिया kingdoms was developed that included all plants and animals respectively। बेसिकली 2 किंगडम क्लासिफिकेशन लीनियस के टाइम में भी था। तो उसमें क्या होता था कि एनिमल्स को, पूरे एनिमल्स को एनिमेलिया के अंदर
और पूरे प्लांट को प्लांटिंग के अंदर रख दिया गया था। तो बेसिकली उस वक्त चीज़ों को समझना बहुत ही आसान था कि प्लांट को प्लांटिंग के अंदर और एनिमल्स को एनिमल के अंदर रख दिया गया था। तो ये सिंपल सा क्लासिफिकेशन था। टू किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन बहुत ही सिंपल था, ठीक है। तो लीनियस के टाइम में टू किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन था। तो ये जो बेसिकली यह सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है यह बहुत समय तक ये चलता रहा। टू किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन बहुत समय तक चलता रहा। और टू किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या हो रहा है कि प्लांट को प्लांटी के अंदर और सारे एनिमल्स को एनिमेलिया के अंदर रखा गया था, ठीक है। तो वही इसमें लिखा गया है, दिस सिस्टम वाज यूज्ड टिल वेरी रिसेंटली। और यह पद्धति कुछ काल तक अपनाई जाती रही थी। मतलब बहुत समय तक यही पद्धति चली आ रही थी कि प्लांट को प्लांटी के अंदर और एनिमल्स को एनिमेलिया के अंदर रखा गया था, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। तो प्रॉब्लम यह है कि ये जो टू किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन है इसमें बहुत 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 सारी गलतियां थी। गलतियां ये थी कि इसके बहुत बड़े ड्रॉबैक्स थे। और वो ड्रॉबैक्स क्या थे कि यह यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के बीच में जो डिफरेंसेस होता है उसके बारे में हमको नहीं बता पा रहा था। और साथ ही साथ यह हमको नहीं बता पा रहा था कौन से जीव मल्टी सेलुलर हैं और कौन से जीव यूनिसेलुलर हैं। और बात यही कंप्लीट नहीं होती, ये साथ ही साथ यह भी नहीं बता पाता कि कौन से ऐसे जीव हैं जो फोटोसिंथेटिक हैं और कौन से ऐसे हैं जो नॉन फोटोसिंथेटिक हैं। एज लाइक जैसे कि फोटोसिंथेटिक में आते हैं ग्रीन एल्गी। ग्रीन एल्गी एक ऐसे प्लांट होते हैं जो कि फोटोसिंथेटिक होते हैं, और जबकि फंजाई जो ऐसे होते हैं जो नॉन फोटोसिंथेटिक होते हैं। तो यह इनके बीच में डिफरेंसेस को नहीं बता पा रहा था। तो टू किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन कहीं ना कहीं बहुत ही कमज़ोर था। तो वही इसमें लिखा गया है, दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोट, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड फोटोसिंथेटिक एज लाइक ग्रीन एल्गी एंड नॉन फोटोसिंथेटिक एज लाइक फंजाई ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो बेसिकली जो टू किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन थे इसमें बहुत बहुत ज़्यादा ड्रॉबैक्स थे, ठीक है। तो इसमें परिवर्तन करना तो बनता ही है। वो कैसे परिवर्तन होता है हम आगे बढ़ेंगे। बड़ी बात तो ये है कि लीनियस के टाइम में भी कि सारे प्लांट को प्लांटी के अंदर रखा जाता था और सारे एनिमल्स को एनिमेलिया के अंदर रखा जाता था। तो टू किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन लीनियस के टाइम में भी था, यह हमको गौर से याद रखना है, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। एक ज़रूरी बात यह है कि ये जो टू किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन है, तो शुरुआत में ये जो टू किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन था वह बहुत ही आसान था। आसान क्यों ना हो, इसमें करना ही क्या था, इसमें करना यही था कि सारे एनिमल्स को एनिमेलिया के अंदर रखा गया था और सारे प्लांट को प्लांटी के अंदर रखा गया था, ठीक है। तो वही इसमें लिखा गया है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स into plants and animals was easily done and was easy to understand, but a large number of organisms did not fall into either category। लेकिन एक प्रॉब्लम यह थी कि कुछ ऐसे भी जंतु होते हैं जिनको न तो हम एनिमल्स के अंदर रख पा रहे थे और न ही हम प्लांट के अंदर रख पा रहे थे। तो ऐसे जीव के लिए क्या हुआ हम लोग आगे जानेंगे, लेकिन पहले थोड़ा सोचो कि सबसे पहले आया टू किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसमें हमने ये देखा कि क्या होते हैं, प्लांट हो रहे हैं, प्लांट को उन्होंने प्लांटी के अंदर रखा गया और एनिमल्स के अंदर एनिमेलिया के अंदर हमने एनिमल्स को रखा। लेकिन कुछ ऐसे भी जीव आए जो न तो एनिमल्स की कैटेगरी में जा रहे थे और न ही प्लांट की कैटेगरी में जा रहे थे। तो ऐसे जीवों के लिए क्या हुआ हम लोग आगे जानेंगे। तो बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। सो बेसिकली गाइस, जब हमको ऐसे ऑर्गेनिजम्स मिले जो कि न तो प्लांट की कैटेगरी में जा रहे थे न ही एनिमल्स की कैटेगरी में आ रहे थे, तो ऐसे जीव जब मिले तो यह जो टू किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन था यह अपर्याप्त सिद्ध हो रहा था। कहने का मतलब यह इसकी जो सीमा है वो समाप्त हो रही थी, ठीक है।
तो ऐसे जीवों को कहाँ पे रखा जाए, इसी के बारे में वैज्ञानिक रिसर्च करते गए। तो आगे हम लोग यह जानेंगे कि क्या टू किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद और कोई क्लासिफिकेशन आया, कि और कोई क्लासिफिकेशन सिस्टम आया कि यह इन जीवों को और कहाँ रखा गया। इसके बारे में हम लोग जानेंगे अगली वीडियो में। क्या इन जीवों को रखा गया दूसरे किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन में, या तो इन जीवों को ऐसे ही छोड़ दिया गया, ये चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि थ्री किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होता है, इसकी खोज किसने की थी, और क्या इनमें थ्री किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन में क्या इन जीवों को रखा गया जो कि न तो प्लांट के थे और न ही एनिमल्स के थे। ये चीज़ हम लोग जानेंगे केवल अगली वीडियो में। तो मैं हिमांशु कुमार विदा लेता हूँ आपसे भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।